अभी आपको बराह रास्त चलते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स हैं, 52 एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, 25 रीजनल चैनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जिसके अंदर नॉन कमर्शियल और एजुकेशन शामिल है वो 6 चैनल हैं, स्पोर्ट्स के 5 चैनल हैं, हेल्थ और एग्रो के 7 चैनल हैं और एजुकेशन कमर्शियल जिसको चैनल कहते हैं वो 10 चैनल हैं। ये कुल मिलाकर 140 चैनल बनते हैं जिसको पेमरा जो है वो लाइसेंस देता है। अब जो 2002 का पेमरा ऑर्डिनेंस है और आज 2023 है तो मीडिया लैंडस्केप जिसका मैंने अभी आपको बताया है कि वो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया, उसके अंदर इतनी डाइवर्सिफिकेशन हो गई है कि डिफरेंट चैनल्स मौजूद आ गए हैं। इसके साथ सोशल मीडिया का जो एक नया दौर है जिसमें हम सब जिससे गुज़र रहे हैं वो एक और इजहार को राय को देने के लिए प्लेटफॉर्म जो है जो इंट्रोड्यूस हो गया। ये तमाम चैनल्स जिसकी मैंने अभी आपको बात की, ये तमाम चैनल्स इलेक्ट्रॉनिक साइबर स्पेस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी मौजूद है। और इस सब को देखते हुए आपको याद होगा कि पिछले दौर में जो 4 साल मीडिया के ऊपर सेंसरशिप रही, मीडिया की ज़बान बंदी की गई, उस गवर्नमेंट को सनत याफ्ता मीडिया प्रेडेटर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ये ख़िताब मिला। और ये ख़िताब उनके सियासी हरीफ़ों ने नहीं दिया, सियासी मुखालफीन ने नहीं दिया या पाकिस्तान में किसी इदारे ने नहीं दिया। ये उनको ख़िताब इंटरनेशनल जो परसेप्शन इंडेक्स के ज़रिए सर्टिफिकेशन होती है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इजहार राय के ऊपर, उन्होंने मीडिया प्रेडेटर कहा। क्योंकि उस वक़्त आप लोगों को मालूम है चलते प्रोग्राम एक जुम्बिश से पेमरा के ऑर्डर से बंद हो जाते थे, चैनल सिर्फ पेमरा चेयरमैन के साइन से बैन हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा की वजह से सस्पेंड हो जाते थे, सिर्फ चेयरमैन पेमरा साइन करता था तो एक नोटिफिकेशन निकलता था कि जो ये सहाफ़ी है ये चैनल पे काम नहीं कर सकता। ये थी पिछले। और फिर आपने देखा कि ये जो मीडिया प्रेडेटर कहा गया, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या होता रहा पेमरा को इस्तेमाल करके। लेकिन इसके साथ साथ 4 साल सहाफ़ियों के पेट में गोलियां भी लगीं, सहाफ़ियों के नाक की हड्डियां भी टूटी, पसलियां भी टूटी, अगवा भी हुए, चलते प्रोग्राम बंद भी हुए और उसके बाद जेलों में भी गए। सबसे जो एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ मीर शकीलुर रहमान साहब की, जिनको वो केस जिस पे अब सब बरी भी हो गए और सियासी इंतकाम उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ सियासी इंतकाम लेते लेते और उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मीर शकीलुर रहमान साहब को नैब के केस में जेल में डाल दिया। ये मैसेज दिया कि अगर ये जेल जा सकते हैं तो ये एक मैसेज होता है, एक फियर फैक्टर होता है उसको करने के लिए। तो ये 4 साल की कहानी है और उसी 4 साल में एक PMDA का भी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 4 साल से पेमरा को मीडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। नया कानून जो कि तरमीमी एक ऑर्डिनेंस लाया गया है उस हवाले से वो गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त पेमरा से लाइसेंस याफ्ता 140 चैनल काम कर रहे हैं। पेमरा तरमीमी बिल पर तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत की गई है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो उस वक़्त थे, बिलावल भुट्टो, हर पार्टी, JUIF, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हर पार्टी ने, हर मीडिया की तंजीम ने उसकी मुखालफत की और उसको मंजूर होने से नाकामयाब किया और वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके। उस वक़्त 4 साल में हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात सहाफ़ियों के मुंह पे चपेड़े मारता था। हमने देखा, आपने भी देखा, रिपोर्ट भी हुआ, धमकियां देता था। और ये PMDA जब बन रहा था तो उसने कहा मैं देख लूँगा कैसे पास नहीं होता, कैसे मुखालफत होती है। तो जिस वक़्त 2022 अप्रैल में ये मनसब मुझे मिला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, पार्टी के एतमाद से, मियाँ नवाज़ शरीफ के एतमाद से, शहबाज शरीफ साहब के एतमाद से, जब मैं दोबारा वज़ीर इत्तलात बनी तो उस वक़्त हमने 22 अप्रैल को पहली मीटिंग मैंने की जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मेरी मीटिंग थी, जिसमें तमाम मीडिया के 23 अप्रैल 2022 को मैंने पहली मीटिंग की जॉइंट एक्शन कमेटी की और जिसके अंदर मीडिया के तमाम लोग मौजूद थे और उसमें PBA से जो हेड थे मियाँ आमिर साहब, इब्राहिम साहब
और उसके बाद शकील मसूद साहब PBA के जनरल सेक्रेटरी, ताहिर ए खान साहब, नाज आफरीन साहिबा APNS से, सरमद अली साहब APNS से, शहाब ज़ुबैरी साहब, एजाज साहब CPNE से, अज़हर अब्बास साहब अमेंड से, हाफिज़ तारिक महमूद साहब अमेंड से, मोहम्मद मलिक अमेंड से और मिस्टर नासिर जैदी PFUJ से, और फिर अफजल भट्ट साहब और शहजादा जुल्फ़िकार साहब इसका हिस्सा बने। ये पहली मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल 2022 को। और ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, उसके बाद जून में हुई, उसके बाद जुलाई में हुई, उसके बाद अगस्त में हुई, फिर मार्च 15 में हुई, फिर उसके बाद दोबारा दिसंबर में हुई। और ये 11 महीने का मैं जिन तंजीमों का नाम लिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी मुआवनत की, उन्होंने मेरी रहनुमाई की कि किस तरह हम मीडिया वर्कर्स की, किस तरह हम मीडिया के हेल्थ की, किस तरह एक एथिकल मीडिया, किस तरह एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया जो है उसमें पाकिस्तान में उसकी बुनियाद रख सकते हैं। और इस जॉइंट एक्शन कमेटी की मैंने पहले जैसे कहा कि मैं इनकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि फिर इन्होंने 11 महीने की मुसलसल कंसल्टेशन के साथ क्योंकि जब हमने बात इस पर शुरू की और उसके बाद हमने जब इसकी कंसल्टेशन में गए तो फिर ये अपने जो तंजीमें थी वापस जाके उनके ऊपर कंसल्टेशन करते थे। ये पूरा प्रोसेस जो था, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ रेगुलेटरी बॉडीज़ मौजूद हैं, उन रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर जो पूरे सहाफ़ियों की राइट्स, मीडिया एथिक्स, मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ फेक न्यूज़। जो फेक न्यूज़ है वो एक अम्ब्रेला वर्ड है जिसके अंदर हमने पहली दफ़ा कानून में डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, जो इन तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन की मुआवनत से और रहनुमाई से हमने डिफ्रेंशिएट किया कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, किस तरह हम मीडिया के वर्कर्स की, जो DSNG में बैठा है, जो डेस्क पे बैठा है, जो कैमरे के पीछे है, जिनके मसाइल ITNE मौजूद था न्यूज़पेपर एम्प्लॉय के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एम्प्लॉय के लिए, जिस वक्त ये चैनल्स को बंद करते थे, उनके इश्तेहारात काटते थे, तो ये फिर कहते थे कि इसको नौकरी से निकालो, ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, ये रिपोर्टर की बहुत ज़बान चलती है, ये हमने भुगता है, हमें जेल में डाल दिया कि ये सियासी मुखालिफ बहुत बोलता है, सजाए मौत की चक्कियों में डाल दो। हमने तो कभी पैमरा में कंप्लेन नहीं की। तो इन तमाम चीज़ों को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, शफाफियत देने के लिए, इंडोर्समेंट के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम सब जो थे वो इकट्ठे बैठे। ये हुकूमत का बिल नहीं है, मैं इसमें सारी तंजीमों को क्रेडिट देती हूँ। ये मीडिया का बिल है, ये पाकिस्तान का बिल है, ये पाकिस्तान की आवाम का बिल है, जिसमें आज सहाफ़ियों के राइट्स महफूज हैं, जिसमें आज मैं वो हर शिक पे आऊँगी। और जब हमने ये कंसल्टेशन पहली की तो इन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमने इंटरनेशनल मुआवनत हासिल करने के लिए, क्योंकि आप 2021 में ये ह्यूमन राइट्स की UN कमेटी है, ह्यूमन राइट्स वालों ने इस पर स्टेटमेंट दिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये बिल नहीं पढ़ा। ये ह्यूमन राइट्स की कमेटी है नवंबर 2021 की, जिसके अंदर promotion and protection of human rights questions, including alternative approaches of improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms. इसका दूसरा जो agenda point है उसमें countering disinformation for the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. ये मीटिंग नवंबर 2021 में हुई और पाकिस्तान ने इस पे रेजोल्यूशन पास की ह्यूमन राइट्स के फोरम के ऊपर टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। ये दिसंबर 2021 में रेजोल्यूशन पास हुई। ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की रेजोल्यूशन UN की। ये हो गया जी। इसके बाद जब ये हुआ तो हमने इस कमेटी ने बहुत ही उम्दा काम करके इंटरनेशनल जितनी प्रैक्टिसेस थी, जिसमें UK का ऑफकॉम, जिसमें मलेशिया, जिसमें फिलीपींस, जिसमें सिंगापुर, जिसमें फ्रांस, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल कन्वेंशन कंसर्निंग द यूज़ ऑफ ब्रॉडकास्टिंग द कॉज ऑफ पीस, इन तमाम के अंदर जो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का कानून मौजूद है इन रेगुलेटरी बॉडीज़ में और इन कंट्रीज़ के अंदर, उन सब को देखते हुए हम लोगों ने सबसे ये बिल बनाया है। और इस बिल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये 11 महीने ये ऐसे नहीं बन गया, ये जाते जाते नहीं बन गया,
ये PMDA की तरह एक दिन बाहर नहीं आया, ये 11 महीने इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, UN की ह्यूमन राइट्स कमेटी की इनलाइन रेजोल्यूशन के साथ ये कानून जो है, ये बिल की शक्ल इख्तियार की, जो नेशनल असेंबली में पास हुआ है। हमने ये भुगता है सेंसरशिप, और मैं और मेरी जमात और जो जमातें इस वक्त कोएलिशन गवर्नमेंट में हैं, वो पिछली हुकूमत की तरह की तर्ज की जमातें नहीं हैं। और इसीलिए आज तकलीफ इस बात की है उन लोगों को जो इस पे शोर कर रहे हैं, वो लोग, कि ये कैसे बन गया, ये कैसे तमाम मीडिया ने इस तरह का बिल, जिसमें सहाफ़ियों के राइट्स आज महफूज हैं, जिसमें मिनिमम वेज आज महफूज है, जिसमें गवर्नमेंट का बिजनेस सहाफ़ियों की तनख्वाह दिए बगैर नहीं लिया जा सकता, ये कैसे कानून बन गया, जिसमें मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया ने खुद उसका तयन कर दिया कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का जो कानून है, ये इसकी डेफिनेशन में अभी उसके ऊपर आऊँगी जिस पे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, ये मैं यकीन के साथ कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने ये बिल नहीं पढ़ा। और उसके बाद ये पूरी जो मैंने आपको कंट्रीज़ बताई हैं, उनके बाद ये 11 महीने की मुसलसल कंसल्टेशन के साथ डिफरेंट मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो डेफिनेशंस थी, वो रिकॉर्ड पे रखी गई, वो बार बार कमेटी ने डिस्कस की। एक कॉमा और एक फुल स्टॉप तक हमें 2 से 3 महीने लगे, उसके एक एक वर्ड, ताकि किसी के साथ ना ज्यादती हो और कोई इसको ना मिसयूज कर सके और ना कोई इसको इस्तेमाल करते हुए किसी के साथ ज्यादती कर सके। ये वो डेफिनेशंस थी जो डिफरेंट डेफिनेशंस लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरी मुआवनत की और मेरी रहनुमाई की, और वो डिफरेंट डेफिनेशंस के डिफरेंट असरात और डिफरेंट चीज़ें हम घंटों डिस्कस करते थे। एक एक फुल स्टॉप, एक एक पॉइंट डिस्कस हुआ, जिसका मैंने आपके सामने अभी इन सब के साथ शुक्रिया अदा किया। अब जो ये बिल है, मैं शिक वाइज, क्योंकि किसी ने कहा कल बड़ी अजीब बात की कि सहाफ़ियों को तनख्वाहों के एक हाथ दे के दूसरा हाथ सेंसरशिप पे लगा दिया। मुझे अफसोस होता है कि बिल को पढ़े बगैर, बिल को समझे, और इसमें समझने की भी ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपके सामने भी रखूँगी और आवाम के सामने रखूँगी, ये हर किसी को, ये आम आदमी को समझने वाली बात है कि इसमें क्या तरमीम की गई हैं। और उसके बाद मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें अगर आप साइड विंडो पे देख रहे होंगे तो इस वक्त बिल की जो मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, और उसमें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर कॉलम है, वो एग्जिस्टिंग पेमरा बिल है 2002 का, और जो अमेंडमेंट है वो रेड के अंदर मैंने इसको आपके लिए डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो सबसे पहले जो इसमें प्रीएम्बल है पेमरा का, उस प्रीएम्बल के अंदर जो प्रीएम्बल बताता है कि इस पेमरा के कानून का मकसद क्या होगा, तो जो एग्जिस्टिंग प्रीएम्बल है उसके अंदर हमने जो कंटेंट है, जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट है, उनमें एरियाज़ को ऐड किया है, जिसके अंदर हमने एक ऑथेंटिक न्यूज़, एक टॉलरेंस, इकोनॉमिक, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, और उसके अंदर इकोनॉमिक, एनर्जी कंजर्वेशन, चिल्ड्रन कंटेंट, कल्चर को ऐड किया है, एनर्जी कंजर्वेशन को ऐड किया है, उसके अंदर स्पोर्ट्स के कंटेंट को ऐड किया है, टॉलरेंस और इंटरफेथ हार्मनी को ऐड किया है, और जो टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है उसको ऐड किया है, इकोनॉमी का सब्जेक्ट ऐड किया है, एनर्जी कंजर्वेशन की जो प्राइम मिनिस्टर की कैंपेन है, आपको पता होगा कि जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट में है, उसको हमने ऐड किया है, और चिल्ड्रन कंटेंट, पेमरा के प्रीएम्बल में चिल्ड्रन कंटेंट था ही नहीं, उसको पहली दफ़ा हमने ब्रॉडकास्टिंग प्रीएम्बल ऑफ पेमरा का जो है उसके मकसद के अंदर उसको ऐड किया गया है। और जहाँ ये प्रीएम्बल कहता है, आप देख रहे होंगे कि उधर ही प्रीएम्बल में 5th पॉइंट ऐड किया गया है कि पेमरा का मकसद क्या है। जो प्रीएम्बल है उसके अंदर हमने पहली दफ़ा टाइमली पेमेंट ऑफ द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय द लाइसेंसी ऑफ द अथॉरिटी, पेमरा अथॉरिटी, उसको प्रीएम्बल में ऐड किया है, पेमरा के मकसद में ऐड किया है। और ये हमारी प्रीएम्बल की पहले शिकें हैं, क्योंकि ये भी जो मैंने आपको पहले कहा गया कि सहाफ़ियों के राइट्स के गाब में हमने सेंसरशिप डाल दी, इसलिए मैं उस ऑर्डर में पढ़ूंगी जिस ऑर्डर में ये अमेंडमेंट्स हुई हैं। प्रीएम्बल के बाद मैं वो ऑर्डर में पढ़ूंगी कि अगर ये 2 बातें मैंने आपको बता दी कि कंटेंट में और सहाफ़ियों की, और सहाफ़ियों में भी
ये जो डेफिनेशन ऑफ सहाफ़ी है, इसमें मैंने मीडिया वर्कर को ऐड किया कि जो लाइसेंसी के का एम्प्लॉई है, चाहे वो डेस्क पे बैठता है, चाहे वो DSNG में बैठता है, चाहे वो इस कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं वो हैं, चाहे वो एडिटर है, चाहे वो विजुअल ग्राफर है, चाहे कुछ भी है, वो इस मीडिया वर्कर की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा और इसको पेमरा के प्रीएम्बल में डाला गया। दूसरी अमेंडमेंट की गई है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के ऊपर। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन के ऊपर इससे पहले डेफेमेशन लॉ 2002 के अंदर जो डेफिनेशन है, डेफेमेशन की जो डेफिनेशन है वो है एनी रॉन्गफुल एक्ट और पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट और representation made orally or in written or visual form which injuries the reputation of a person, tends to lower him in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation। ये एक ब्रॉडर डेफिमेशन 2002 के कानून में ये जो डेफिमेशन है इसकी डेफिनेशन है। इसका जो विक्टिम होता था या जो इस केस करते थे उनको सीधा कोर्ट्स में जाना पड़ता है, अभी भी कानून है। इस कानून के अंदर जो इन तंजीमों ने रहनुमाई करके क्योंकि हमारी डेफिनेशन जो पहली थी उसके अंदर अभाम थे, उसके अंदर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो था एक एस्पेक्ट, उसको व्यू करके, उसको रिव्यू करके और देख कर एक डेफिनेशन पे हम सब पहुँचे। और उस डेफिनेशन की अमेंडमेंट में पहली दफ़ा हमने जो डेफिनेशन डाली है वो मैं आपके सामने डालना चाहती हूँ। डिसइन्फॉर्मेशन मीन्स कि डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, एक गलत खबर, एक गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। उसके अंदर डिसइन्फॉर्मेशन मीन्स मिसलीडिंग, मैनिपुलेटेड, क्रिएटेड, फैब्रिकेटेड information which is disseminated or shared with the intention to cause harm to the reputation of or to harass any person for political, for personal, for financial interest or gains without making an effort to get other person's point of view or not giving it proper coverage and space but does not include misinformation। अब इसमें intentionally कोई क्रिएट करे, कोई मैनिपुलेट करे, कोई क्राफ्ट करे, कोई फैब्रिकेट करे और वो शेयर करे और उसको डिसेमिनेट करे और उसको दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू दिए बगैर उसको बार बार रिपीट करे और जिससे उसका पॉलिटिकल गेन, पर्सनल गेन और फाइनेंशियल गेन जो है वो उसको जाहिर करता हो और इंटेंशनल हो। और इसके साथ साथ डिसइंफॉर्मेशन पे मामला नहीं छोड़ा, फिर उसको मिस इन्फॉर्मेशन से कवर किया कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स वेरीफाइबल फॉल्स कंटेंट और इंफॉर्मेशन दैट इज अनइंटेंशनली डिसेमिनेटेड और शेयर्ड, कि अगर उसकी इंटेंशन उसमें नहीं थी, इंफॉर्मेशन आई, उसने डिसेमिनेट की, उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेकर उसको करेक्ट किया, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन के ज़मरे में आएगी और वो अनइंटेंशनल थी। और उस अनइंटेंशनल के क्या वो डिसइंफॉर्मेशन है या क्या वो मिस इन्फॉर्मेशन है, इसका तयन कौन करता था? पहले बैन करता था एक चेयरमैन पेमरा। इसका तयन 3 मेंबर कमेटी करेगी चेयरमैन के साथ और उसका डिसीजन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा को जाएगा और उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ऑफ पेमरा में ये डिसाइड कौन करेगा कि ये डिसइंफॉर्मेशन है कि या मिस इन्फॉर्मेशन है। उसमें अथॉरिटी में भी PFUJ, मीडिया रिप्रेजेंटेशन और वर्किंग जर्नलिस्ट की रिप्रेजेंटेशन पहली दफ़ा उनको कुर्सी चेयर बाय लॉ दे दी गई है। और इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, जब वो डिसीजन 3 मेंबर कमेटी का वहाँ जाएगा तो वहाँ कौन उसका तयन करेगा? पूरे पाकिस्तान के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और फेडरल के अंदर ये एक जगह पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट हर सूबे में जहाँ पेमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वहाँ मीडिया का रिप्रेजेंटेशन और PBA का जो लाइसेंसी है उसका रिप्रेजेंटेशन उन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर मौजूद होगा। जो इस तो
डिसीजन मेकिंग में भी, लॉ मेकिंग में भी, डिसीजन मेकिंग में भी पहली दफा ये को रेगुलेशन है। ये पेमरा पहले यक तरफा रेगुलेशन करता था, इसको को रेगुलेशन करके मीडिया को इसमें शराकतदारी दी गई है, मीडिया को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग दी गई है, मीडिया के स्टेक होल्डर्स को, सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट को, उन बॉडीज़ को इसके अंदर डिसीजन मेकिंग दी गई है, इसके अंदर नुमाइंदगी दी गई है कि अगर वो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि इसकी कोई मिसयूज़ ना हो सके, इसका ये सारी पावर्स चेयरमैन पेमरा से लेकर उस मेंबर कमेटी को और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को दे दी गई है, जहां ये डिसीजन होगा और उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आप लोगों के नुमाइंदे बैठे होंगे और उसको हमने इस कानून का हिस्सा बनाया है। और ये मैं क्रेडिट नहीं ले रही, ये क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जो इस कमेटी के मेंबर थे, जो इसकी डिसीजन में, इसकी पूरी कंसल्टेशन में मेरा उन्होंने साथ दिया। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय की अमेंडमेंट है जो सेक्शन 2 में हुई है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसके अंदर मीडिया वर्कर को ऐड कर दिया गया है जर्नलिस्ट की जगह। और उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो टाइमली आर्टिकल 19 के साथ इसको जोड़ा गया है, जो पहले भी मौजूद है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी की वायलेशन हो रही हो, जो आर्टिकल 19 के पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर है। फिर टाइमली पेमेंट, इसी के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर टाइमली पेमेंट को, सैलरी मीन्स द पेमेंट ऑफ सैलरी व्हेन मेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉय विद इन 2 months, कि जितने ड्यूज हैं उस एम्प्लॉय के, चाहे वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है जो आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, आपने एक HR कंपनी से हायर करके उसको हायर किया हुआ और आपके वो आपसे पैसे ले रहा है, या HR कंपनी आपके उसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे ला रही है, उसकी सैलरी अगर 2 महीने की, और इसमें भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अमेंड का, PFUJ का, उन सब की मुआवनत से PBA की, ये 3 months पे था, इसको 2 months के ऊपर हमने लॉक किया है। और इसमें आप लोगों की सैलरी अगर 2 महीने के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट की, एन एम्प्लॉय ऑफ द लाइसेंसी ऑफ द पेमरा अथॉरिटी को नहीं मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट बिजनेस नहीं देगी, ये बाय लॉ है। और ITNE के अंदर जिस तरह हमने 13 करोड़ रुपए इन 14 महीने में रिकवर करा के बैंक अकाउंट से वर्किंग जर्नलिस्ट को तनख्वाहें दी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। ये पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कानून में तब्दीली करके आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है, डिसीजन मेकिंग की भी और अपने राइट्स की भी, और उसके साथ साथ उसको बांधा गया है कि 2 महीने में इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ा गया कि टाइमली पेमेंट्स, इसको बांध कर 2 months में अगर सैलरी नहीं देंगे तो उसको बिजनेस, गवर्नमेंट बाय लॉ, कोई डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट उसको बिजनेस नहीं दे सकेगा। उसके बाद जो members of the authority, the remaining 2 members shall the division to be business of this ordinance stands allocated be appointed on need basis on the recommendation of the chairman, and they shall be non-voting an honorary member, one from the broadcaster and 1 जर्नलिस्ट, जो अथॉरिटी के अंदर 2 सीट्स ऐड की गई हैं। इसी तरह काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर 2 सीट्स ऐड की गई हैं। इसी तरह आप चेयरमैन पेमरा से तमाम इख्तियार लेकर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो 3 member कमेटी और उसके बाद वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर उस डिसीजन मेकिंग को लिया गया है। डेलीगेशन ऑफ पावर भी जहाँ मौजूद थी, वो सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर देती थी पावर टू द चेयरमैन पेमरा, और उसके बाद वो सस्पेंशन, बैन, सब कुछ शुरू हो जाता था। इसमें हमने डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी टू द चेयरमैन पेमरा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो provided that the delegation of such power shall not include the power to grant, to revoke or to cancel a broadcasting media or distribution service license except cable TV, provided further that to the extent that the suspension of the broadcasting media license, the authority may delegate its power to the chairman and to the 2 members of the authority. ये वाला भी जो एक आर्बिट्री वो था इख्तियार चेयरमैन का, उसको ख़त्म कर दिया गया है, सस्पेंशन, बैन और रिवोक करने के लिए और ग्रांट करने के लिए लाइसेंस को। और उसके बाद जो रेगुलर प्रोग्राम, अच्छा उसके बाद जो एडवर्टिजमेंट को वो किया गया है एक कैप 20 minutes के ऊपर, वो इसमें एक अमेंडमेंट की गई है। उसके बाद जो टाइमली पेमेंट ऑफ द सैलरीज, मैंने पहले बता दिया कि 2 months के साथ सेक्शन 20A में नया सेक्शन डाला गया है। और ये भी मैं वाज़िया कर दूँ, पहले कोई नुमाइंदगी मीडिया स्टेक होल्डर की पेमरा के अंदर नहीं थी,
ये एक तरफा रेगुलेटरी बॉडी थी, क्योंकि जब ये 2002 में बनी तो एक डिक्टेटर था, उसने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी डायरेक्शन को करने के लिए इसमें कभी तब्दीली नहीं आई। ये पहली दफ़ा है इसको को रेगुलेट करके ये इख्तियार डिसीजन मेकिंग और नुमाइंदगी मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूडिंग वर्किंग जर्नलिस्ट को दी गई है। उसके बाद जो ऑब्लिगेशन ऑफ लाइसेंसी टू पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉइज सैलरीज टाइमली 20A न्यू सेक्शन ऐड किया गया। इसी तरह गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया आपकी सैलरीज के साथ, सेक्शन 20B इसमें ऐड किया गया है। उसी तरह सेक्शन 20C काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को चेंज करके काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के अंदर रिव्यू, अच्छा ये भी पहली दफ़ा कि अब आप वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है वो COC में लॉन्च कर सकता है कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है विद योर एम्प्लॉई और वो जो लाइसेंसी है पेमरा अथॉरिटी का, उसके अंदर आपको कंप्लेंट लॉन्च करने का इख्तियार दे दिया गया है, चाहे वो आपकी वो लॉन्च और वो खाली आपकी तनख्वाहों से लिंक्ड नहीं है कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन कोई भी आपका मसला है, आपका डिस्प्यूट है, आपको अदालतों के चक्कर ना खाने पड़े डेफेमेशन लॉ के अंदर, आप लोगों को वहाँ ना रुलना पड़े, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है पेमरा का कानून का हिस्सा बनाया गया है। और उसके बाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर दोबारा मैंने बताया कि इसके अंदर भी ईच काउंसिल शैल रिसीव एंड रिव्यू कंप्लेंट्स मेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एम्प्लॉई टू द एक्सटेंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स ओनली, नेमली इसके अंदर जो ब्रेक थ्रू है पहली दफ़ा, ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस की पॉलिसी बाय लॉ इंट्रोड्यूस कर दी गई है सेक्शन 26 के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के सेक्शन में। और उसके साथ साथ टाइमली पेमेंट ऑफ देयर सैलरीज को भी सेक्शन 26 के अंदर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट हर जगह पे इसको सिक्का बंद किया, प्रीएम्बल में किया, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के अंदर किया है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर किया है, अथॉरिटी के अंदर किया है, और उसके बाद उसको भी डिफाइन कर दिया है कि इख्तियार होगा काउंसिल के पास आपकी एप्लीकेशन को एड्रेस करने का, उसकी डिसीजन मेकिंग का, और उसके अंदर मिनिमम वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करने के लिए कानून का हिस्सा बनाया गया। और उसके बाद जो पूरी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स, अथॉरिटी के अंदर और काउंसिल के अंदर ख़वातीन को इंश्योर करने के लिए अथॉरिटी में 2 मेंबर ख़वातीन को एलोकेट किया गया है, उनकी प्रोपोर्शन को मस्ट कर दिया गया है बाय लॉ। तो नया तरमीमी बिल है पेमरा का, उस हवाले से बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि इसमें मज़ीद आसानियाँ की गई हैं। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की जो इस्तिलाह है उस हवाले से उन्होंने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन इसको वाज़े किया गया है। ये जो कानून है इससे मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।